सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन स्टडी। पिछली वीडियो में हमने प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल तक पढ़ लिया था। पिछली वीडियो में हमने यहाँ तक करे थे। ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये क्वेश्चंस हैं, तो इसे आपको अपने आप करना। मैंने पिछली वीडियो में समझा दिया था कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोट में क्या क्या डिफाइन क्या होती है, उनके डिफरेंस क्या होते हैं। और अगर आपको इनमें से आंसर चाहिए तो ऊपर की जो पैराग्राफ्स है आप उनमें पढ़ सकते हैं, तो उनमें से आपको ये सीधा सीधा आंसर्स मिल जाएंगे। पहली बात कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो हम शुरू करते हैं। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का हमारा चैप्टर चल रहा था, टॉपिक चल रहा था। अब हम आगे चलेंगे सेल ऑर्गेनल्स। अब सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? सेल ऑर्गेनल हमने पढ़ा, सेल पढ़ा हमने, सेल वॉल पढ़ी हमने, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन पढ़ी, ठीक है। अभी सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो सेल के अंदर जो जितने भी पार्ट हैं वो सब आ जाएंगे सेल ऑर्गेनल। जैसे यहाँ डायग्राम में दिखा रहा है कि ये गोल्गी अपैरेटस, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियर इन्वेलप, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, राइबोसोम, लाइसोसोम, सेंट्रियोल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सब क्या है? ये सब सेल ऑर्गेनल्स है जो सेल के अंदर उसके पार्ट हैं, वो आते हैं सेल ऑर्गेनल्स में, ठीक है। अभी क्या होता है? एवरी सेल हैज अ मेम्ब्रेन अराउंड इट टू कीप इट्स ओन कंटेंट सेपरेट फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। Large and complex cell, including cell from multicellular organism, need a lot of chemical activity to support their complicated structure and function. To keep this activity of different kind and separate from each other, these cells use a membrane-bounded structure called or organelles. अब क्या होते हैं कि सेल के अंदर जितने भी पार्ट्स होते हैं, जैसे अभी मैंने बताया तुम्हें प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो सेल का पार्ट नहीं है, सेल के अंदर नहीं, सेल ऑर्गेनल नहीं आएगा। जैसे न्यूक्लियर एनवेलप हो गया, न्यूक्लियस हो गया, राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब क्या है? अब इनके जो ये सेल ऑर्गेनल्स हैं, इन्हें अपने आप को सेपरेट रखने के लिए इन्हें अपने ऊपर एक मेम्ब्रेन लगनी पड़ती है, ताकि जो इनका मटेरियल है वो दूसरों से सेपरेट रह सके, एक अलग फिक्स पोजीशन में रह सके। उससे हम उसमें इसने कहा कि वो बहुत ज़रूरी होती है। दिस इज़ वन ऑफ द फीचर ऑफ यूकैरियोटिक सेल। अभी किसका फीचर है? जो मेम्ब्रेन का है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक में तो मेम्ब्रेन नहीं होती, यूकैरियोटिक में होती है, तो ये यूकैरियोटिक का ही फीचर हुआ। That distinguished from the prokaryotic cell, जैसे मैंने बताया, some of these organelles are visible only with an electron microscope। अब जिसके अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं वो सब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही विजिबल होंगे, क्योंकि बहुत छोटे, अब सेल ही बहुत छोटा है जिसे हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, तो सेल ऑर्गेनल्स को हम ऐसे कैसे देखेंगे? कॉमन सेंस है। तो आगे चलते हैं। वी हैव टॉक्ड अबाउट द न्यूक्लियस इन अ प्रीवियस सेक्शन। हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा था पिछले पैराग्राफ में। सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ सेल ऑर्गेनल विच वी डिस्कस नाउ आर एंडोप्लाज्म। अब हम यहाँ पे कुछ सेल ऑर्गेनल्स को पढ़ेंगे, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। दे आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे कैरी आउट सम वेरी क्रूशियल फंक्शंस इन सेल। अब इनके नाम को पढ़ के डरना मत, बहुत आसान है, इनके फंक्शंस बहुत ईजी है, मजा आएगा पढ़ने में। तो चलते हैं आगे। अब पहला आता है हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिससे इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा ER, E फॉर एंडोप्लाज्मिक एंड R फॉर रेटिकुलम। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स। अब ये क्या है? ये नेटवर्क बनाता है, कैसा? मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट का। It look like long tubules or round or oblong bags, vesicles। अब इन्हें शेप बताइए कि कैसे दिखता है? ये ट्यूब्यूल शेप का भी दिखता है, या फिर राउंड शेप का भी होता है, या फिर oblong bag वेसिकल्स शेप का भी होता है। The endoplasmic reticulum membrane is similar in structure to plasma membrane। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन है, अब यूकैरियोटिक है तो मेम्ब्रेन तो होगी, तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मेम्ब्रेन से सिमिलर है स्ट्रक्चर में। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो भी दो टाइप के हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसे रफ, यहाँ पे रफ क्यों यूज़ किया? यहाँ पे रफ यूज़ किया क्योंकि वो दिखने में ऊपर से रफ है, थोड़ा मतलब दिखने में, जैसे तुम्हें पता ही होगा रफ और स्मूथ में क्या डिफरेंस होता है दिखने में, तो वैसे ही ऊपर से रफ। अभी ऊपर से रफ क्यों? क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम अटैच है। Rough endoplasmic reticulum look like rough under a microscope because it has particle called ribosome attached to it. The ribosome, which are present in all active cell, are the site of protein manufacture। अब ये राइबोसोम होते क्या है? पहली बात तो कि राइबोसोम एक्टिव सेल्स पे प्रेजेंट होते हैं, दूसरी बात कि ये प्रोटीन मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है। ये हो गया इसका फंक्शन। और ये कहाँ अटैच होते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर प्रेजेंट है, जिसकी वजह से जो उसका सरफेस है वो रफ होता है। द मैन्युफैक्चर्ड प्रोटीन आर देन। अब जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोटीन बना, अब उसे सेल के अलग अलग पार्ट में भेज दिया जाता है जहाँ पे इसकी ज़रूरत है।
डिपेंडिंग ऑन द नीड यूजिंग द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अब स्मूथ है तो इसका मतलब क्या है, इसका सरफेस जो होगा वो स्मूथ होगा, इसके ऊपर राइबोसोम नहीं होंगे। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन द मैन्युफैक्चर ऑफ, अब जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो फैट मॉलिक्यूल को मैन्युफैक्चर करता है और लिपिड्स को भी, जो कि सेल फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो प्रोटीन्स एंड लिपिड से बनी है। ठीक है, सम ऑफ दीज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। अब इसको बनाने के प्रोसीजर को हम कहते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। सम अदर प्रोटीन्स एंड लिपिड फंक्शन एज एंजाइम। अब जो कुछ प्रोटीन्स और कुछ लिपिड्स को, जैसे प्रोटीन कौन बनाता है, राइबोसोम, और जो लिपिड्स बनाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये कुछ में जो इनमें वो एंजाइम की तरह एक्ट करते हैं, कुछ इसमें हार्मोन्स की तरह भी एक्ट करते हैं। Although the endoplasmic reticulum varies greatly in appearance in different cells, अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है हर अलग अलग सेल में अलग अलग तरह के दिखेंगे। इट ऑलवेज कॉमन, और कॉमन चीज क्या होगी कि ये नेटवर्क सिस्टम ही फॉर्म करते हैं। ठीक है, Thus one function of endoplasmic reticulum is to serve as channel for the transport of material। अब इसका एक और फंक्शन क्या है कि ये मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन के लिए चैनल की तरह काम करता है बिटवीन वेरियस रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म, बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। अब ये चैनल की तरह काम करने का मतलब है कि यहाँ पे ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। ठीक है, बिटवीन वेरियस रीजन, सेल के अलग अलग रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म के, और बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में। अब जो द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आल्सो फंक्शन एज साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क। अब ये साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क में भी हेल्प करता है ये, प्रोवाइडिंग अ सरफेस फॉर सम ऑफ द बायोकेमिकल एक्टिविटी। सेल, अब सेल के अंदर कोई बायोकेमिकल एक्टिविटी होने है तो उसके लिए सरफेस भी प्रोवाइड करता है। अब जैसे लीवर सेल है, लीवर सेल मतलब जो लीवर में जो सेल्स हैं वो लीवर सेल्स ऑफ द ग्रुप ऑफ एनिमल कॉल्ड वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स में तो ग्रुप ऑफ एनिमल, हम भी वर्टिब्रेट्स में आते हैं। ठीक है, ये तुमने छोटी क्लास में पढ़ाई, वर्टिब्रेट्स क्या होता है, इसमें कौन कौन से क्या क्या आते हैं। ठीक है, तो इसमें है कि इन द लीवर सेल ऑफ द ग्रुप ऑफ एनिमल कॉल्ड वर्टिब्रेट्स में ये बायोकेमिकल एक्टिविटी होती है, वहाँ पे सब प्रोवाइड करता है। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लीवर सेल्स में क्या करता है, क्रूशियल रोल प्ले करता है। किस लिए, जितने भी उसमें टॉक्सिक मटेरियल है डिटॉक्सीफाई करने में, पॉइजन्स हो, कुछ पॉइजन्स हो जाते हैं, जैसे ड्रग्स होते हैं। अब तुम कहोगे सर पॉइजन लेने से तो भैया मर जाते हैं लोग, हाँ मर जाते हैं, लेकिन कुछ जैसे पॉइजन मतलब मैं स्लो पॉइजन या मतलब बिल्कुल हल्के, तो उन्हें भी ये डिटॉक्सीफाई कर देता है। और जो ड्रग्स वगैरह कुछ होता है दवाइयों के साथ होता है, उन्हें भी ये डिटॉक्सीफाई करता है। ठीक है, तो ये अपने आप लिए हमारी बॉडी जो डिटॉक्सीफाई करती है, किस कैसे करती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे, लीवर के अंदर। अब यहाँ पे तुम्हारा डायग्राम आता है प्लांट सेल का, ऊपर तुम्हारा डायग्राम था एनिमल सेल का। ये दोनों डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में बनाने को आ सकते हैं। अब तुम कहोगे भैया इतना मुश्किल है, ये मुश्किल कुछ नहीं है, प्रैक्टिस करोगे 3-4 बार बनाओगे तुम्हें याद रहेगा, जिंदगी भर नहीं बोलोगे। बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, बता रहा हूँ। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे हमारा अगला टॉपिक है गोल्गी एपरेटस। अभी गोल्गी एपरेटस क्या होता है, हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ लिया, सेल ऑर्गेनेल में। हमारा अगला टॉपिक है गोल्गी एपरेटस। द गोल्गी एपरेटस फर्स्ट डिस्क्राइब बाय कैमिलो गोल्गी। अभी किसने इसे डिस्क्राइब करा था सबसे पहले इसने डिस्क्राइब करा था कैमिलो गोल्गी ने। ये एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने इसे डिस्क्राइब करा था। कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होते हैं। ठीक है, अरेंज अप्रॉक्सीमेटली पैरेलल। अब ये पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, स्टॉक्स में पैरेलल होते हैं, जैसे क्या, और जैसे क्या कहते हैं इन स्टॉक्स को, सिस्टर्न्स कहते हैं। These membrane in stacks are called cisterns. These membranes often have connection with the membrane of endoplasmic reticulum. अब ये जो मेम्ब्रेन है गोल्गी एपरेटस की, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन के साथ कनेक्शन है, मतलब कनेक्टेड है with the membrane of ER and they constitute another portion of complex cellular membrane system. इसलिए ये अलग ही another portion, अभी खुद भी एक अलग ही complex cellular membrane system बना लेते हैं। अब इसमें क्या होता है, मटेरियल सिंथेसाइज होता है जो ER में, वो गोल्गी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था उसमें क्या क्या मैन्युफैक्चर हुआ, हमारा फैट मॉलिक्यूल्स हुए, लिपिड्स हुए, प्रोटीन्स हुए। ठीक है, ये सब हमारा वहाँ पे मैन्युफैक्चर हुआ। अब वहाँ पे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मैन्युफैक्चर हुआ उसे ये गोल्गी एपरेटस की कनेक्टेड है दोनों, तो गोल्गी एपरेटस उसे पैक करता है उसे, और उसे डिस्पैच करता है जहाँ भी उसका टारगेट है। ठीक है, इसका काम क्या है, पैक करना उनको और उन्हें डिस्पैच करना to the various target inside and outside the cell through the Golgi apparatus. Its function include the storage, modification and packaging of product in vesicles. अब vesicles में ये स्टोर भी करता है, ये पैक भी करता है और डिस्पैच भी करता है। In some cases, complex sugar may be made of simple sugar in Golgi apparatus.
अब गोल्गी एपरेटस में क्या होता है, जो सिंपल शुगर होता है वो कॉम्प्लेक्स शुगर में बनता है। सिंपल शुगर से जो कॉम्प्लेक्स शुगर बनता है वो कहाँ बनता है, गोल्गी एपरेटस में। तो गोल्गी एपरेटस आल्सो इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। अब जो लाइसोसोम है, हमने ऊपर पढ़ा था ना एनिमल सेल में पार्ट पढ़ा था लाइसोसोम, अब ये लाइसोसोम भी का फॉर्मेशन भी यही बनाता है। कौन करता है, गोल्गी एपरेटस। अब यहाँ पे हमने साइंटिस्ट के बारे में बता रखा है, कैमिलो गोल्गी के बारे में, ठीक है, तो इसे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो। अगला है हमारा लाइसोसोम, जो गोल्गी एपरेटस ने लाइसोसोम बनाया। अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि लाइसोसोम क्या है। स्ट्रक्चरली लाइसोसोम आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम। उसके अंदर क्या डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। दीज एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ, अब जो उसके अंदर एंजाइम्स हो किससे बने हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। लाइसोसोम आर द काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। अब ये इसका फंक्शन क्या है, ये है वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है सेल का। लाइसोसोम क्या है, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम सेल का। They help in keep the cell clean by digesting any foreign material as well as worn out cell organelles. Foreign material entering the cell such as bacteria, food as well as old organelle end up in the lysosome which break complex substance to simpler substance. अब ये क्या करता है, जितनी भी सेल में गंदगी है उसे ये डाइजेस्ट कर लेता है। इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम है, जितना भी फॉरेन मटेरियल कोई आता है या कोई भी वेस्ट है सेल के अंदर उसे ये डाइजेस्ट करता है, उस कॉम्प्लेक्स को ये सिंपलर वन में चेंज कर देता है, ठीक है। एज वेल एज ओल्ड ऑर्गेनल एंड ऑफ द लाइसोसोम व्हिच ऑर्गेनल एंड ऑफ द लाइसोसोम व्हिच ब्रेक्स कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपलर सब्सटेंस। लाइसोसोम आर एबल टू डू दिस। अब ये ऐसा क्यों कर पाता है, क्योंकि इसके अंदर पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि कैपेबल होते हैं ब्रेकिंग डाउन ऑल ऑर्गेनिक मैटर, जितने भी ऑर्गेनिक मैटेरियल उन्हें ब्रेक डाउन करता है कॉम्प्लेक्स से सिंपलर सब्सटेंस में। ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन सेल मेटाबॉलिज्म, फॉर एग्जांपल व्हेन सेल गेट डैमेज, लाइसोसोम में बर्स्ट एंड द एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल। Therefore, lysosome also known as suicidal bag. Very important है कि लाइसोसोम को suicidal bag क्यों कहा जाता है। ये तुम्हारे एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है और ये तुम्हारे पेपर में भी क्वेश्चन आएगा। बहुत ही सिंपल आंसर है, मैं अभी तुम्हें समझाता हूँ। तो इसका मतलब है कि इसने कहा कि लाइसोसोम सुसाइड बैग कहा जाता है। अब क्वेश्चन आया कि लाइसोसोम को सुसाइडल बैग क्यों कहा जाता है। अब इन्हें सुसाइडल बैग इसलिए कहा जाता है, ध्यान से सुनना, कि इसके अंदर अब हमें पता है कि लाइसोसोम के अंदर क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। अब जब भी कभी सेल कोई हमारा डैमेज हो गया या कभी ख़राब हो गया, ठीक है, तो क्या होता है, ये लाइसोसोम बर्स्ट हो जाते हैं अपने आप। और जो ये लाइसोसोम बर्स्ट होते हैं, जो इनके जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, वो लाइसोसोम तो बर्स्ट हो गया, अब जो इसके डाइजेस्टिव एंजाइम बचे वो सेल को ही डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं और ये सुसाइडल बैग जाने जाते हैं। ये इनका काम होता है, तभी इन्हें सुसाइडल बैग कहा जाता है। इतने पावरफुल ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, है ना, मज़ेदार चीज़। अब आगे चलते हैं। आगे हमारा माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं इन्हें। एनर्जी प्रोवाइड करते हैं सेल को, याद रखना। माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया हैव टू मेम्ब्रेन कवरिंग, द आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस while the inner membrane deeply folded. These fold increase surface area for ATP generating chemical reactions. अब माइटोकॉन्ड्रिया हमें पता, पावर हाउस ऑफ द सेल हमें पता लग गया, ठीक है भैया। अब आगे कहते हैं कि इसमें दो मेम्ब्रेन होती है। अब जो इसमें ऊपरी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, उस आउटर मेम्ब्रेन वो क्या होती है, पोरस मतलब उसमें पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, ठीक है। और जो इनर मेम्ब्रेन, जो उसके नीचे जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो फोल्डेड होती है। फोल्डेड क्यों होती है, अब वो फोल्डेड इसलिए होती है ताकि जो उस ATP जिससे एनर्जी मिलती है, ATP जो केमिकल रिएक्शन है उसके लिए ज़्यादा सरफेस मिल सके ताकि ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो सके। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटी नीडेड ऑफ लाइफ इज रिलीज बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ ATP। अब हमें जितनी भी एनर्जी मिलती है हमारी पूरी बॉडी को, कहाँ से मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया से। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, ATP होता है जो हमें एनर्जी देता है, ठीक है। हाँ, आगे चलते। अब ये ATP की फुल फॉर्म क्या होती है, हमने ATP तो पढ़ रहा है। अब ATP की फुल फॉर्म याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे ATP को कहते हैं एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ATP को क्या कहते हैं, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल। ATP इज नोन एज द एनर्जी करेंसी। अब इसे क्या कहता है, एनर्जी करेंसी, जो एनर्जी प्रोवाइड करता है ऑफ द सेल। द बॉडी यूज एनर्जी स्टोर्ड इन ATP फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड एंड फॉर मैकेनिकल वर्क। अब बॉडी में एनर्जी स्टोर भी ATP की फॉर्म में होती है। ये ATP माइटोकॉन्ड्रिया पे जाता है, वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है और हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। माइटोकॉन्ड्रिया स्टोरेज ऑर्गेनल इन द सेंस दैट दे हैव देयर ओन DNA। अब बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मज़ेदार और बहुत ही रोचक बात है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एक स्ट्रेंज ऑर्गेनल है। क्यों, क्योंकि इसके पास अपना खुद का DNA है। दे हैव देयर ओन DNA एंड राइबोसोम।
ये मतलब किसी और का नहीं है। इसके बाद ये कहता है मैं एनर्जी रिलीज कर रहा हूँ तो मेरे पास इतना तो होना चाहिए। तो ये क्या करता है, ये खुद का डीएनए है इसके पास और खुद का ही राइबोसोम है। Therefore mitochondria are able to make some of their own protein। अब ये जिससे इसमें जो प्रोटीन बनते हैं ये अपने खुद के प्रोटीन बना लेता है। तो इसके बाद अपना जो राइबोसोम है प्रोटीन बनाने के लिए और इसके बाद खुद का डीएनए भी है फंक्शन करने के लिए, ठीक है। Therefore mitochondria are able to make some of their own proteins। अब भाई एनर्जी दे रहा है, इतना इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, इतना तो मांगेगा ना। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल है तो इतना तो इसका बनता है। अब आगे चलते हैं, आगे आता है हमारे पास प्लास्टिड्स। अब ये प्लास्टिड्स क्या होते हैं, हमने क्या क्या पढ़ लिया, चलो रिवाइज करते हैं। हमने सेल ऑर्गेनल्स पढ़े। सेल ऑर्गेनल्स में हमने पढ़ा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसमें थे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस क्या करता है, पैकेजिंग डिस्पैचिंग का काम करता है, लाइसोसोम बनाता है। और फिर आया हमारे पास लाइसोसोम। लाइसोसोम में क्या इंपॉर्टेंट था, सुसाइडल बैग क्यों कहा जाता है उन्हें, हमने बताया क्योंकि उसके डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जो अपने सेल को खुद ही डाइजेस्ट कर लेते हैं जब वो बर्स्ट होते हैं लाइसोसोम, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या आता है, ये पावर सेल होता है, इसमें एटीपी होता है जो एनर्जी करेंसी कहते हैं जिसे सेल की, ठीक है। ये क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है एनर्जी जनरेट करता है जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरत होती है। और ये इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सबसे मज़ेदार बात कि इसका खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है जिसकी वजह से खुद का प्रोटीन बना लेता है। इतना तो यार मांगेगा ना। चलो अब आगे चलते हैं, आगे हमारे पास प्लास्टिड्स। अब ये प्लास्टिड्स क्या होते हैं, प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। अब ये प्लास्टिड्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में। ये एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होते, सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, मतलब ये सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ प्लास्टिड। अब प्लास्टिड भी दो तरह के होते हैं, कौन कौन से, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। अब ये क्रोमोप्लास्ट कहते हैं कलर, जो कलर होते हैं, कलर्ड प्लास्टिड होते हैं जिनमें कलर होता है। अब ल्यूकोप्लास्ट क्या होते हैं, या ल्यूकोप्लास्ट होंगे या तो वो वाइट होंगे या कलरलेस होंगे, तो वो प्लास्टिड्स उन्हें कहा जाता है ल्यूकोप्लास्ट, और जो कलर्ड होंगे उन्हें क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है। क्रोमोप्लास्ट कंटेनिंग द पिगमेंट क्लोरोफिल। अब ये जो क्रोमोप्लास्ट है यही क्लोरोफिल कंटेन करता है। क्लोरोफिल में क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि किसमें मदद करता है, फोटोसिंथेसिस में। प्लांट जो पत्तियां हरी हरी होती हैं वो इसी ग्रीन पिगमेंट की वजह से होती है ये, और ये क्लोरोफिल क्रोमोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। क्रोमोप्लास्ट कंटेनिंग द पिगमेंट क्लोरोफिल आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट। अब जो क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट है उसे हम क्लोरोप्लास्ट कहेंगे, ठीक है। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये इंपॉर्टेंट होता है फोटोसिंथेसिस में। क्लोरोप्लास्ट आल्सो कंटेन वेरियस येलो और ऑरेंज पिगमेंट। अब येलो या ऑरेंज पिगमेंट ही प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल के अलावा इसमें। आ गया तो अब अगला आता है हमारे पास ल्यूकोप्लास्ट। अब ल्यूकोप्लास्ट का क्या काम होता है उसे पढ़ते हैं। ल्यूकोप्लास्ट है प्राइमरी ऑर्गेनल इन विच मटेरियल सच एज स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन ग्रैन्यूल आर स्टोर्ड। अब ये क्या करता है, स्टोरेज का काम करता है। स्टोरेज का काम क्यों करता है, अभी स्टोरेज में क्या क्या स्टोर करता है, ये स्टोर करता है प्लांट में स्टार्च स्टोर करता है, ऑयल एंड प्रोटीन्स, ग्रैन्यूल या प्रोटीन कह सकते हो तो उसे भी स्टोर करता है। तो ये होता है इसका काम ल्यूकोप्लास्ट का। इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट consists of numerous membrane layer embedded in the material called stroma. These are similar to mitochondrial external structure like the mitochondria. Plastic also have their own DNA molecule. अब लो भाई ये भी माइटोकॉन्ड्रिया का दोस्त है। क्यों दोस्त है, पहले तो हम ये समझते हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट था जो कि क्लोरोफिल कंटेन करता है उसमें बहुत सारी न्यूमरस मेम्ब्रेन्स होती हैं। अब वो ऐसे एम्बेडेड होती है इन मटेरियल में जिसे हम कहते हैं स्ट्रोमा। न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर एम्बेडेड इन अ मटेरियल। अब वो जिस मटेरियल में एम्बेडेड होती हैं, जिस मटेरियल में रखी होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा। अब ये तो पता लग गया। अब अगला मैंने क्या कहा था कि जो प्लास्टिड है वो माइटोकॉन्ड्रिया का दोस्त है। अब वो दोस्त कैसे हो गया माइटोकॉन्ड्रिया का, ये दोनों एक जैसे हो गए। क्यों, क्योंकि इसमें भी अपना राइबोसोम और डीएनए है। लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड आल्सो हैव देयर डीएनए एंड राइबोसोम। तो हो गया ना उसके जैसे ही, उसका दोस्त ही हो गया। चलो अब आगे चलते हैं, आगे हमारा वैक्यूल्स। अब ये वैक्यूल्स क्या होता है, वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक्स फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट। अब ये भी स्टोरेज करता है। अब ये क्या स्टोरेज करता है, सॉलिड और लिक्विड कंटेंट को ये स्टोरेज करता है, ठीक है। वैक्यूल आर स्मॉल साइज इन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल है वेरी लार्ज वैक्यूल। अब ये डिफरेंस ध्यान रखना कि जो एनिमल सेल है उसमें वैक्यूल छोटा होता है प्लांट सेल के मुकाबले। क्लियर। चलो
द सेंट्रल वैक्यूल ऑफ सम प्लांट सेल में ऑक्यूपाई 50 to 90% ऑफ सेल वॉल्यूम। अब सेंट्रल वैक्यूल होता है, कुछ प्लांट में जो सेंट्रल वैक्यूल होता है वो 50 to 90% जो होता है सेल की जगह ले लेता है। सेल वॉल्यूम, सेल की 50 to 90% जगह तो वैक्यूल ही घेर के बैठा होता है। वैक्यूल ना ले, स्टोरेज कर रहा है वो। अब स्टोरेज के लिए तो ज़्यादा जगह चाहिए ही होगी ना। Special in plant cell vacuoles are full of cell saps and provide turgidity and rigidity to cell। अब इसने इतनी जगह घेरी है तो एक तो स्टोर का काम कर रहा है, दूसरा रिजिडिटी देता है। ठीक है, सेल को टर्जिडिटी और रिजिडिटी देता है। मैनी सब्सटेंस ऑफ इम्पोर्टेंस इन द लाइफ ऑफ द प्लांट सेल स्टोर्ड इन द वैक्यूल। जो सेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ सब्सटेंसेस भी ऐसे होते हैं जो सेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कहाँ स्टोर होते हैं? वैक्यूल में ही स्टोर होते हैं। तो जगह तो लेगा, लाइक अमीनो एसिड हो गया, जैसे शुगर हो गया, और कई ऑर्गेनिक एसिड्स हो गए या प्रोटीन हो गए, ये सब कहाँ स्टोर होते हैं? वैक्यूल में। अब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें, अमीबा द फूड वैक्यूल कंटेन द फूड आइटम। अब उसमें जो फूड वैक्यूल होते हैं वो क्या करते हैं? वो सिर्फ फूड आइटम कंटेन करते हैं, मतलब फूड आइटम ही वो स्टोर करते हैं। That the amoeba has consumed in some unicellular organisms, specialized vacuole also be important role expelling excess water and some waste from the cell। अब कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में अमीबा के छोड़ के कोई और जैसे और सब जो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जो कुछ स्पेशलाइज कुछ स्पेशल वैक्यूल्स होते हैं जो क्या करते हैं? इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। किसके लिए? जो एक्सेस वाटर सेल के अंदर आता है उसे बाहर गिरने के लिए, और जो वेस्ट होता है उसे बाहर निकालने के लिए। ये हो गया हमारा वैक्यूल का फंक्शंस, जो हमें हो गया क्लियर। ठीक है, अब मैं आपको दोबारा कह देता हूँ यार, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, इतनी वीडियोस बनाता हूँ, मतलब देखो ना वीडियो स्लो बन रही है, इतनी मेहनत लग रही है, तो आप जरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे को थोड़ी हिम्मत मिले ताकि मैं और जल्दी जल्दी वीडियोस ला सकूँ। मुझे पता है आपका सिलेबस बहुत लेट है, लेकिन अब जितना मुझसे होगा मैं उतना ही करूँगा ना। एक तो आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते, तो मुझे कैसे पता लगेगा कि कौन कौन ये वीडियो देख रहा है और कितने को पसंद आ रही है। ठीक है, तो जरा सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास each cell thus acquires its structure and ability to function because of the organization of its membrane and organelle in specific ways। The cell does have a basic structural organization, thus help the cell to perform function like respiration, obtaining nutrition, clearing of waste material, forming new protein। अब सेल में कुछ फंक्शंस होते हैं लाइक रेस्पिरेशन, ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट, क्लियरिंग ऑफ वेस्ट, फॉर्मिंग न्यू प्रोटीन। ये सब फंक्शन भी सेल के अंदर होते हैं। उसके अंदर कोई ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है जो इस फंक्शन में हेल्प करती है। द सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट इज ऑल्सो द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तभी इन्हें बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है क्योंकि सब फंक्शन सेल के अंदर ही हो रहे हैं। ठीक है, और सेल को मिलके ही फिर टिश्यू बन रहा है, और फिर उस टिश्यू को मिलके ऑर्गन बन रहा है, और ऑर्गन्स को मिलके ऑर्गन सिस्टम बन रहा है। तो आगे समझ में सेल हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये सब हमने सेल के बारे में पढ़ा कि सेल्स यूनिसेलुलर, फिर मल्टीसेलुलर, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, सेल ऑर्गेनल्स, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल। तो ये सब हमने यहाँ पे पढ़ा है। इनके बीच में जो भी इंटेक्स्ट क्वेश्चन है वो सब भी याद करने हैं, एंड साथ साथ में बैक एक्सेल के क्वेश्चन भी याद करते रहिए, और बुक में अंडरलाइन करते जाइए और डेफिनेशंस याद करते जाइए, लाइन बाय लाइन पढ़िए ताकि आपको समझ में आए। हमें रट्टा नहीं मारना, हमें बायो समझनी है, हमें साइंस समझनी है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें लगातार साथ साथ में रिवाइज करते रहना होगा ताकि हम उसे भूलें नहीं, क्योंकि हम फिर भूलेंगे फिर हम आलसी बन के उसे रट्टा मार लेंगे, उसे समझेंगे नहीं, और जब तक समझ में नहीं आएगी साइंस तब तक साइंस में कोई मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे आती है हमारी बात सेल डिवीजन की, सेल डिवीजन छोटा सा टॉपिक है, इसी करके चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलो सेल डिवीजन करते हैं फटाफट और ये चैप्टर करें हम खत्म। अब नाउ सेल आर फॉर्म्ड इन ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू ग्रो, टू रिप्लेस ओल्ड एंड डेड एंड इंजर्ड सेल, टू फॉर्म गैमेट्स रिक्वायर्ड फॉर रिप्रोडक्शन। अब सेल्स हैं, अब ऐसे तो है नहीं कि हमने लाइजोम में क्या पढ़ा था कि जब कोई सेल डैमेज हो जाता है तो लाइजोम बर्स्ट होते हैं और वो अपनी सेल को डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो ऐसे तो कितने सेल डैमेज होते होंगे और कितने सेल डाइजेस्ट होते होंगे, तो क्या उनकी जगह नए सेल्स नहीं बनते होंगे क्या? जरूर बनते हैं। अब हमने पहले क्या पढ़ा था कि जो सेल्स हैं वही नए सेल्स को बना रहा है, एक पुराना सेल्स ही नए सेल को बना रहा है, वही चीज़ इसमें कही गई है। अब वो कैसे आता है? यहाँ पे दो हमारे पास मेन प्रोसेस आते हैं, एक आता है माइटोसिस और एक आता है मियोसिस, जहाँ से सेल डिवीज़न होती है। अब सेल डिवीज़न से ही हमारे सेल नए सेल बन रहे हैं, क्योंकि वही सेल डिवाइड हो रहा है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, ऐसे ऐसे बन रहे हैं। ठीक है,
The process of cell division is most of the cell divide for growth is called mitosis. The process of cell division, ज़्यादातर सेल जिससे डिवाइड होते हैं और ग्रो करते हैं वो प्रोसेस होता है माइटोसिस. इन दिस प्रोसेस इज सेल कॉल्ड मदर सेल. अब जिस सेल से वो दो सेल, जिस एक सेल से वो दो सेल बन रहे डिवाइड होकर, उस एक सेल को हम क्या कहेंगे, मदर सेल, क्योंकि वो नए सेल्स बना रही है डिवाइड टू फॉर्म टू आइडेंटिकल डॉटर सेल. अब ये जो छोटे छोटे हैं इन्हें हम क्या कहेंगे, इन्हें हम डॉटर सेल्स कहेंगे, क्योंकि ये एक तरह से इसकी संतान ही हुई ना, तो इसे हम डॉटर सेल्स कहते हैं. द डॉटर सेल हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज द मदर सेल. अब जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम मदर्स में है, मदर सेल में है, उतने नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही डॉटर सेल्स में रहेंगे. इट हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू इन ऑर्गेनिज्म. ये क्रोमोसोम क्यों होते हैं, ताकि ये ग्रोथ और रिपेयर जो कि अंदर टिश्यूज हैं और ऑर्गेनिजम्स हैं टिश्यूज के, उनको ये रिपेयर करता है. Specific cell of reproductive organ or tissue in animal and plant divide from gamete which after fertilizing derives to offspring. अब जैसे ये सेल हैं, सेल क्या करते हैं, माइटोसिस करते हैं और ये डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है. अब ऐसे इसमें क्या गया कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टिश्यू इन एनिमल एंड प्लांट डिवाइड फ्रॉम गैमेट्स. अब ये ऐसे ही डिवाइड होकर ये गैमेट्स बनाते हैं. गैमेट्स क्या करते हैं, जो गैमेट्स होते हैं फिर फर्टिलाइजेशन होने के बाद ऑफस्प्रिंग. ऑफस्प्रिंग मतलब आगे उनकी संतान जो होती है, ऑफस्प्रिंग. ऑफस्प्रिंग हम बच्चों को कह सकते हैं, जो बच्चे होते हैं, ठीक है, वो उन्हें गिव राइज टू ऑफस्प्रिंग. दे डिवाइड बाय डिफरेंट प्रोसेस कॉल्ड मियोसिस. अब ये जो प्रोसेस होता है इसे हम कहते हैं मियोसिस. ये जो प्रोसेस होता है, ये डिवाइड होने का प्रोसेस, इस डिवाइडेशन को हम कहते हैं मियोसिस, विच इन्वॉल्व टू कॉन्जिक्यूटिव डिवीजन. अब इसमें दो लगातार डिवीजन होती है. व्हेन अ सेल डिवाइड बाय मियोसिस इट प्रोड्यूस 4 न्यू सेल इंस्टेड ऑफ जस्ट 2. अब व्हेन अ सेल डिवाइड बाय मियोसिस, अब जो सेल मियोसिस से डिवाइड हो रहा है वो 4 न्यू सेल बनाता है 2 की बजाय. द न्यू सेल ओनली हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम देन दैट ऑफ द मदर सेल. अब इसमें क्या होगा, मियोसिस में क्या हो रहा है, जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम मदर सेल में से उनके हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम डॉटर सेल में, बल्कि जबकि माइटोसिस में क्या हो रहा था कि जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम मदर सेल में है उतने नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही डॉटर सेल्स में भी हैं. तो ये थे इन दोनों के बीच में, माइटोसिस और मियोसिस के बीच में डिफरेंस. तो आई होप आपको समझ में आया होगा. अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए यार और सब्सक्राइब कीजिए. अब यहाँ पे ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इन्हें आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो सीधा चैप्टर पढ़ना तो चैप्टर पढ़ो. उसके बाद ये आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन है, इन्हें आपने ज़रूर करने हैं और इन्हें याद भी करना, साथ साथ में याद करते रहिए ताकि आपके लिए जो सिलेबस है वो आसान हो जाए. अगर आप चाहते हो कि मैं इनके सॉल्यूशंस या किसी क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन समझ में नहीं आ रहा तो मैं उसके ऊपर ये एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा. आप बस मुझे कमेंट कीजिए या इंस्टाग्राम पेज पर मुझे मैसेज कीजिए. मैं डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक आपको दे देता हूँ. पिछली वीडियो में मैंने दिया था, इस वीडियो में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, तो वहाँ पे आप जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पे भी मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं. और वहाँ पे जाके अगर आपको मैसेज नहीं करना तो फॉलो तो कर ही देना यार. यहाँ भी सब्सक्राइब कर देना और वहाँ भी मेरे को फॉलो कर देना, ताकि जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं कि अब कौन से चैप्टर की वीडियो आएगी या कौन सा टॉपिक आएगा तो मैं उसके बारे में आपको बताता रहूँगा. सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में.